तो भारत सरकार ने कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिए जो एडवाइजरी जारी की है और भारतीय छात्रों के लिए जो एडवाइजरी जारी की है, ध्यान से सुनिए उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है, उसमें लोगों को ऐसे स्थानों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है जहां पिछले कुछ समय में खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा हिंसक हमले हुए हैं या जहां ऐसी हिंसक घटनाएं होने की संभावनाएं हैं या फिर जहां भारत विरोधी गतिविधियों का वो इलाका जो है वो अड्डा रहा है, जहां पर भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं या होती रही हैं, ऐसी जगह पर भारतीय मूल के लोग कनाडा में ना जाएं, वहां जाने से बचें। इसके अलावा इसमें यह भी लिखा है कि भारत के नागरिकों को तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन कराने का जल्दी से जल्दी प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए वो ओटावा के भारतीय उच्चायुक्त या फिर टोरंटो के कॉन्सुलेट जनरल से अब संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने अपनी एक वेबसाइट का लिंक जारी किया है जिस पर कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के लोग और भारतीय लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैं आपको वो स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूं, देखिए, आप बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको madad.gov.in पर जाना है और यहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। कनाडा में रहने वाले जो भारतीय हैं वो खुद को इस लिंक पर जरूर जाकर रजिस्टर कराएं और इसे आप नोट कर लीजिए। आप चाहें तो अपने परिवारों को या आपके जो सदस्य हैं परिवार के या रिश्तेदार हैं जो कनाडा में रहते हैं, उन्हें तुरंत आप बताइए madad.gov.in पर जाना है कि इंडियन नेशनल्स एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया इन कनाडा must also register with the High Commission of India in Ottawa or Consulates General of India in Toronto and Vancouver। तो टोरंटो और वैंकूवर में जो हमारे कॉन्सुलेट जनरल हैं, हमारे जो छात्र हैं वो वहां जा सकते हैं और भारतीय मूल के जो लोग हैं वहां जा सकते हैं, या फिर ओटावा में जो इंडियन हाई कमीशन है वहां जा सकते हैं और वहां पर वो अपने आप को रजिस्टर करा लें। देखिए, रजिस्टर कराने की बात क्यों कही जा रही है। मान लीजिए आगे चलकर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब भारत सरकार को आप तक मदद भेजनी है, भारत सरकार को आपको वहां से वापस आपके देश में लाना है, तो जब तक आप सबके पूरे नाम, आपके पता, आपका एड्रेस, आपके फोन नंबर, सब कुछ भारत सरकार के रजिस्टर में नहीं लिखा होगा, तब तक वो आप तक कैसे पहुंचेगी। इसलिए भारत सरकार अब ये चाहती है, विदेश मंत्रालय ये चाहता है कि कनाडा में रहने वाले जितने भी भारतीय हैं वो सब अपने आप को भारत सरकार के साथ वहां हाई कमीशन में जाकर रजिस्टर कराएं। आप अपना नाम, आपका पता क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका परिवार कहां रहता है, सारी जो जानकारी है वो भारत सरकार के पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सरकार आप तक पहुंच पाएगी, भारत सरकार आपको मदद पहुंचा पाएगी। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से भारतीय नागरिकों को कनाडा छोड़ने की धमकी दी है और कहा है कि 29 अक्टूबर को कनाडा के वैंकूवर से भारत के खिलाफ एक नई लड़ाई शुरू होगी। और इस धमकी ने उन तमाम भारतीयों की चिंताएं बढ़ा दी हैं जो इस समय कनाडा में रह रहे हैं, और इनमें भी भारतीय छात्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। इस समय भारत के 3,19,000 छात्र लगभग कनाडा में पढ़ाई करने के लिए वहां पर रह रहे हैं, और इन बच्चों के माता पिता अब भारत में उनकी सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, और हमें भी उनकी काफी चिंता है। असल में कनाडा भारत के मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों के लिए सबसे इजी डेस्टिनेशन बन गया है, जहां ये परिवार अपने बच्चों को पढ़ने के लिए या फिर युवाओं को नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भेजना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। और इसका एक बड़ा कारण यह है कि अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह कनाडा में ज्यादा नस्लीय भेदभाव नहीं है। जो वहां का जो पूरा माहौल है अभी तक बहुत ही फ्रेंडली माहौल रहा करता था भारतीयों के लिए, और वहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी भी बहुत ज्यादा है। इसलिए जो भारत के लोग हैं उन्हें कनाडा सबसे इजी डेस्टिनेशन लगती थी। 3,70,00,000 की आबादी वाले कनाडा में, देखिए कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, लेकिन आबादी है सिर्फ 3,70,00,000, यानी हमारे दिल्ली की आबादी से थोड़ी सी ज्यादा। 3,70,00,000 की आबादी वाले कनाडा में 18 लाख लोग भारतीय मूल के हैं, जिनमें से 2.1% सिख समुदाय के हैं और 2.3% हिंदू समुदाय के लोग हैं। पिछले साल आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में दूसरे देशों से जाकर बसने वाले लोगों की कुल संख्या में 18.6% अकेले भारत से जाने वाले लोग हैं, और वर्ष 2013 के बाद से कनाडा की नागरिकता हासिल करने वाले भारतीयों की संख्या में
260% की वृद्धि हुई है। यानी भारत के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में कनाडा में जाकर बस रहे हैं और वहां की नागरिकता ले रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में 30 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया हुआ है, जिससे वहां बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। खालिस्तानी आतंकवादियों को लेकर जो गलती आज जस्टिन ट्रूडो कर रहे हैं, आज वो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, एक जमाने में यही गलती उनके पिता ने भी की थी जब जस्टिन ट्रूडो के पिता कनाडा के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। जस्टिन ट्रूडो के पिता का नाम था पियर ट्रूडो और वो उस दौर में कनाडा के प्रधानमंत्री थे जब भारत के पंजाब राज्य में खालिस्तान का आतंकवाद, खालिस्तान के नाम पर जो आतंकवाद चल रहा था, अपने चरम पर था और जनरल सिंह भिंडरवाला और तलविंदर सिंह परमार जैसे खतरनाक आतंकवादी पंजाब में लोगों का खुलेआम खून बहा रहे थे। उस जमाने की बात है। तलविंदर सिंह परमार वही खालिस्तानी आतंकवादी था जिसने वर्ष 1978 में बब्बर खालसा नाम का एक आतंकवादी संगठन बनाया था और वर्ष 1981 में उसने पंजाब में 2 पुलिसकर्मियों समेत एक बड़े नेता की भी हत्या की थी। इन घटनाओं के बाद यह खालिस्तानी आतंकवादी भारत छोड़कर कनाडा भाग गया और वहां से पंजाब को खालिस्तान बनाने का षड्यंत्र रचने लगा। यह बात है वर्ष 1981 और 82 की, जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और कनाडा के प्रधानमंत्री थे पियर ट्रूडो, जो आज के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पिता थे। उस समय इंदिरा गांधी ने पियर ट्रूडो से यह अनुरोध किया कि उन्हें तलविंदर सिंह परमार को भारत को सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, वो भारत का मुजरिम है, उसे भारत को सौंप दो। लेकिन पियर ट्रूडो ने तब इस अनुरोध को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि कनाडा बिना किसी संधि के किसी भी ऐसे देश को कोई भी अपराधी नहीं सौंप सकता जो ब्रिटेन की महारानी को अपना राष्ट्र प्रमुख ना मानता हो। यानी कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज हैं वो तो आपस में भेज सकते हैं, लेकिन भारत क्योंकि उससे अलग है, उन्होंने कुछ ऐसा कानूनी दांव पेच निकाला कि भारत और कनाडा के बीच में यह संधि नहीं हो सकती। आजकल तो आपने देखा होगा बड़े बड़े देशों के बीच में अपराधियों को लेकर ट्रीटीज हो चुकी है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हो जाती है, संधियां हो जाती हैं और बड़े बड़े देशों की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, सरकार हैं, वो आपस में कोऑपरेट करते हैं कि अगर आपका कोई अपराधी हमारे यहां आया हुआ है तो हम उसको आपके यहां भेज देंगे। इस तरह की संधियां हैं। लेकिन तब पियर ट्रूडो ने इंदिरा गांधी की मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो तलविंदर सिंह परमार को नहीं भेजेंगे। और पियर ट्रूडो ने उस जमाने में तलविंदर सिंह परमार को भारत से बचाकर जो गलती की, उसकी कीमत 329 लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। आपको वापस लेकर चलते हैं 23 जून 1985 को तलविंदर सिंह परमार और उसके साथी आतंकवादियों ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट को टाइम बॉम्ब से उड़ा दिया था और इस बॉम्ब धमाके में विमान में यात्रा कर रहे सभी 329 लोग मारे गए थे और इनमें से 198 लोगों के शव तो आज तक मिल भी नहीं पाए। आज यहां एक बड़ा सवाल यह भी है कि खालिस्तानी आतंकवादी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को खालिस्तान बनाने की मांग क्यों नहीं करते। अब यह बात आप ध्यान से सुनिएगा और सोचिएगा कि जो खालिस्तान के आतंकवादी हैं उनकी नजर है भारत के पंजाब राज्य पर, लेकिन यही पंजाब पाकिस्तान में भी है, उस पर खालिस्तान के आतंकवादियों की नजर क्यों नहीं है। क्या उसे वो पंजाब नहीं मानते? वो जो इलाका है पाकिस्तान में पंजाब का, उसे वो खालिस्तान क्यों नहीं बनाना चाहते और सिर्फ भारत के पंजाब को ही खालिस्तान क्यों बनाना चाहते? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पूरी जानकारी दी है और एनआईए ने भी ऐसे गैंगस्टर्स की तस्वीरें जारी की हैं जिनके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। इनमें अर्शदीप डल्ला नाम का एक आदमी है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का आतंकवादी है और इसे अभी कनाडा में शरण मिली हुई है। इसके अलावा खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा भी है और यह आतंकवादी भी कनाडा में ही छुपा हुआ है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल गैंगस्टर गोल्डी सिंह बराड़ का भी इस सूची में नाम है और अनमोल बिश्नोई का भी इसमें नाम है, जो लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। हमारे देश के बहुत सारे युवा आजकल सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर वाली इस तरह की टी शर्ट्स पहनते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। सिद्धू मूसेवाला के बारे में आज भी लोग पोस्ट करते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने गानों के जरिए खालिस्तान का खुला समर्थन किया था।
वर्ष 2020 में सिद्धू मूसेवाला का एक गाना रिलीज हुआ था जिसका नाम था पंजाब मदरलैंड और इस गाने के बोल थे, कह कह के बदला लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी नाप लेंदा मैनू पंजाब कहंदे आ। इस गाने में खालिस्तानी आतंकवादी जनरल सिंह भिंडरावाला की तस्वीरें भी दिखाई गई थी और उसका महिमा मंडन किया गया था। अब जो व्यक्ति भिंडरावाला की तस्वीर के साथ गाना बनाता हो उसकी विचारधारा आप समझ सकते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण देने वाला बिल आज लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास हो गया है। इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में सिर्फ 2 वोट पड़े, जिसका मतलब है कि इस बिल ने सदन में मौजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष के लगभग सभी सदस्यों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया और अब यह बिल राज्यसभा में पेश होगा और इसे राज्यसभा से पास कराने के लिए सरकार के पास विशेष सत्र में अब 2 दिन बचे हैं, क्योंकि यह सत्र 22 सितंबर को समाप्त हो रहा है। लोकसभा में आज जब इस बिल पर बहस हुई तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसका श्रेय लेने की जबरदस्त होड़ लगी हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि यह बिल वो लेकर आई थी, यह उसका विचार है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि जो गोल करता है मैच वही जीतता है, इसलिए बिल उसका है क्योंकि वो बिल लाए हैं, पास भी वही करा रहे हैं, इंप्लीमेंट भी वही करेंगे, इसलिए इसका श्रेय भी प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए। जैसे कांग्रेस की मांग है कि इस 33% आरक्षण में ओबीसी महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हो। नीतीश कुमार की जेडीयू चाहती है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए, यानी दलित और आदिवासी समुदाय के लिए जो पहले से सीटें आरक्षित हैं उससे अलग महिलाओं के लिए अनारक्षित सीटों में से आरक्षण मिले। मायावती की बीएसपी भी यही कह रही है, वो भी दलितों और पिछड़ों की राजनीति करती हैं और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यह कह रही है कि इस महिला कोटे में मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से कोटा होना चाहिए। ये सभी विपक्षी दल इसलिए ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण में लाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि विपक्षी दलों और खासकर कांग्रेस के वोट बैंक में ओबीसी समुदाय के वोट पिछले कुछ चुनाव में काफी कम हो गए हैं।